नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के व्याख्यान श्रृंखला में व्याकरण शिक्षण पे। व्याकरण क्या है, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, व्याकरण का स्वरूप क्या है, व्याकरण की परिभाषाएं क्या है और व्याकरण का महत्व क्या है। व्याकरण पाठ्य योजना जब पढ़ाते हैं, व्याकरण कक्ष में पढ़ाते हैं तो उसकी विधियां कौन कौन सी है और उसके बाद में उसके विकास की प्रक्रिया कौन सी है। अब हम आज इस पे पढ़ना चाहेंगे, समझाना चाहूंगी आपको, आपके साथ विचार विमर्श करना चाहूंगी कि जब हम व्याकरण की पाठ्य योजना बनाकर के कक्ष में जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसके सोपान क्या होने चाहिए और उसका चरण क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें कभी भी जब हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण या व्याकरण के अलावा भी यदि हम कक्ष में अध्ययन अध्यापन के लिए जाते हैं तो पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और सबसे पहले पाठ्य योजना के निर्माण में जब सोपान या प्रक्रिया या चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। कक्ष में जाने के लिए जिस भी पाठ को लेकर के, मान लीजिए व्याकरण की पाठ्य योजना ली है और हमने संज्ञा ले ली है कि आज हम संज्ञा पढ़ाएंगे, तो उस संज्ञा को पढ़ाने से पहले हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तदुपरांत प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। अर्थात जब पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से जब हम विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आते हैं या ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके आते हैं, जो वो जानते हैं उस जानने से जो नहीं जानते हैं वहां लेके आते हैं, तो ये होता है पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण यानी प्रश्नोत्तर विधि से अध्यापक विद्यार्थियों के आपसी सहयोग से विषय का विस्तार के लिए उदाहरणों का संग्रह करता है। फिर उसके बाद में हमारा चरण आता है विश्लेषण का। विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है। तदुपरांत संश्लेषण यानी नियमों को समझाने के लिए शब्दों को सन्निष्ठ रूप दिया जाता है और उसके बाद में नियमीकरण में तुलना की जाती है, व्याख्या की जाती है, विद्यार्थियों से निष्कर्ष लिया जाता है और उसके उपरांत हम करते हैं प्रयोग और अभ्यास, जिसमें विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श एवं चर्चा से प्राप्त नवीन ज्ञान के परीक्षण और नवीन परिस्थितियों में नियमों का प्रयोग करते हुए नवीन उदाहरणों की खोज की जाती है। फिर मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन में पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से हम उनको पुनरावृत्ति करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जो अध्यापक ने हमने कक्ष में पढ़ाया वो विद्यार्थियों ने कितना समझा। मैंने यहाँ आपसे कहा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन में पुनरावृत्ति प्रश्नों में सदैव वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए, जिनमें हम वस्तुनिष्ठ की जब बात करते हैं तो आता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या सही गलत को चिन्हित कीजिए, मिलान कीजिए आदि आदि। और उसके बाद में अंत में गृह कार्य दिया जाता है। कक्ष में पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित रचनात्मक कार्य विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो जब मैंने आपको व्याकरण पाठ्य योजना की सोपान, चरण और प्रक्रिया की बात करी तो मैंने सबसे पहले आपको कहा उद्देश्यों का निर्धारण, फिर प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, नियमीकरण, प्रयोग और अभ्यास, मूल्यांकन और गृह कार्य। ये कुछ चरण थे। अब आइए आज मैं आपको व्याकरण की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे प्रस्तुत की जाती है इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। आज की इस कक्षा में हम जब अध्यापक कक्ष में प्रवेश करता है हिंदी भाषा को लेकर के और व्याकरण विषय को लेकर के, तो कक्ष में जाते ही सबसे पहले जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, शिक्षिका होती है, वो श्याम पट्ट या श्वेत पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर अनिवार्य सूचनाओं को अंकित करते हैं। अनिवार्य सूचनाओं में सबसे पहले लिखा जाएगा विषय, जिसमें हमने लिखा है हिंदी और ब्रैकेट में हमने
व्याकरण लिख दिया। फिर हमने लिखा है उपविषय। अभी हम उपविषय के सामने कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं कक्षा। यहाँ इस पाठ्य योजना में आज हम कक्षा 7 के भाग ब में पढ़ा रहे हैं। कालांश हमारा तृतीय है। अवधि हमारी 40 मिनट की है और दिनांक आज हमारी 6 जनवरी 2022 है। तो इस प्रकार से ये अनिवार्य सूचनाएं हुई। अनिवार्य सूचनाओं के बाद में और हम सीधे प्रस्तावना पे आते हैं। लेकिन जब अध्यापक अपने लिए पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो वो अपनी पुस्तक में, पाठ्य योजना की पुस्तक में सहायक सामग्री और शिक्षण विधियों को भी अंकित करता है कि जो कक्ष में वो पढ़ाने जा रहा है उसमें उसकी सहायक सामग्री क्या होगी और शिक्षण विधियां क्या होगी। सहायक सामग्रियों को भी हम 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक सहायक सामग्री होती है अनिवार्य सहायक सामग्री। अनिवार्य में हमारा आ जाता है श्यामपट्ट या श्वेत पट, उसके बाद चौक या फिर हमारा मार्कर, उसके बाद झाड़न या डस्टर, संकेतिका या जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, ये हमारी, और पाठ्य पुस्तक, ये हमारी अनिवार्य सहायक सामग्री है। लेकिन जब पाठ को और अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तो छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका या शिक्षक और शिक्षिका वास्तविक उदाहरण और उसके अलावा चार्ट, मॉडल ये भी लेकर के चले जाते हैं। और विधियां हमारी रहेंगी व्याख्यान विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि या क्रिया विधि। तो ये हमारा हम पाठ्य योजना के अंतर्गत उसमें लिखेंगे। अब सामान्य उद्देश्य, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य जब वो अपनी पाठ्य पुस्तक में अंकित करेगा शिक्षक या शिक्षिका, तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो समस्त भाषा के लिए एक समान होते हैं। जैसे विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान करना, विद्यार्थियों के श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये हमारे सामान्य उद्देश्य रहे। ये जब हम व्याकरण शिक्षण का अध्ययन अध्यापन कराएंगे तो समस्त पाठों में एक समान से चलेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य वो जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, उसमें से निर्धारित किए जाते हैं, उसमें से लिए जाते हैं। जैसे विशिष्ट उद्देश्यों में हमने यहाँ लिखा है कि विद्यार्थियों को संज्ञा एवं उसके भेदों का ज्ञान करा सकेंगे। हमेशा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य है वो भविष्य काल में चलते हैं। कर सकेंगे, करा सकेगा, यानी ऐसा हम सोच करके चल रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं कि ये प्रस्तुतिकरण के बाद में, ये पाठ पढ़ाने के बाद में ऐसा संभव हो सकेगा। तो हमने यहाँ पे अंकित किया है कि विद्यार्थियों को संज्ञा एवं उसके भेदों का ज्ञान करा सकेंगे, विद्यार्थी भाषा में संज्ञा का प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थियों को संज्ञा की विशेषताओं से अवगत करा सकेंगे। जब भी पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है तो अधिकतम 5 सामान्य उद्देश्य और 3 से 4 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अब मैंने आपसे, जब हम प्रक्रिया की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था प्रस्तावना, और वो प्रस्तावना होती है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। यानी विद्यार्थी पूर्व की कक्षाओं में कितना पढ़ चुके हैं, उन्हें कितना आता है, कितना समझ में आता है। ये जब हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं उसमें लिखित रूप से लिखते हैं, लेकिन जब कक्ष में जाते हैं तो वहां विद्यार्थियों से प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं। मैंने यहाँ पे इस पाठ्य योजना में आप देख पा रहे होंगे कि पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ प्रश्नों के द्वारा उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण, उनको जांचने का प्रयास करा है। मैंने सबसे पहले प्रश्न पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण एवं भाव को क्या कहते हैं। अधिकतम विद्यार्थी, आपको हो सकता है कि कोई विद्यार्थी हो जो आपको उत्तर दे पाएगा,
वो कह देगा कि रचना के आधार पर व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, भाव को क्या कहते हैं। कोई उत्तर, कुछ लोग उत्तर देंगे, कुछ नहीं। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा है, राम घर पर चला गया वाक्य में राम व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी राम को व्याकरण की दृष्टि से हम क्या समझेंगे। कुछ बालिकाएं, कुछ विद्यार्थी आपको उत्तर देंगे, कुछ नहीं देंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है, संज्ञा किसे कहते हैं, और विद्यार्थी संज्ञा किसे कहते हैं ये बताने में भी कुछ असमर्थ होंगे, कुछ समर्थ होंगे। तो पूर्व ज्ञान पर आधारित जब हम प्रश्न पूछते हैं तो अधिकतम 3 से 4 प्रश्न होते हैं, और आखिरी जो प्रश्न होता है वो हमारा एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न होता है। समस्यात्मक प्रश्न हम उसे मानते हैं जहां अधिकांश विद्यार्थी यानी 60 से 70% जो विद्यार्थी है वो निरुत्तर हो जाते हैं, और वहीं हमारा जो उद्देश्य कथन यानी हम वहां पर अपने उप विषय की घोषणा कर देते हैं, जिसे हम उद्देश्य कथन कहते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आज हम संज्ञा एवं उसके विधों का अध्ययन करेंगे। जैसे ही अध्यापक और अध्यापिका, शिक्षक और शिक्षिका, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका ये उद्देश्य कथन बोलेंगे कक्षा में कि आज हम संज्ञा एवं उसके भेदों का अध्ययन करेंगे, वैसे ही जो श्याम पट और श्वेत पट पर हमने उप विषय खाली छोड़ दिया था वहां पर हम अंकित कर देंगे संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रस्तुतिकरण, यानी आगे प्रस्तुतिकरण कैसे होगा। आप इस यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं कि प्रस्तुतिकरण में चार अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है पाठ्य वस्तु, यानी क्या पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में है छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी जो पढ़ाने जा रहा है, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका, शिक्षक या शिक्षिका, वो क्या कार्य करता है। फिर है छात्र क्रिया, यानी विद्यार्थी क्या कार्य करेंगे। और फिर श्याम पट पर या श्वेत पट पर क्या अंकित होगा। सबसे पहला जो पाठ्य वस्तु में हमने सबसे पहला बिंदु लिया है वो है संज्ञा की परिभाषा, यानी सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ाएंगे। और संज्ञा की परिभाषा में हमने यहाँ पे लिखा है कि छात्र अध्यापिका वास्तविक उदाहरण देते हुए संज्ञा की परिभाषा को विद्यार्थियों को समझाते हैं तथा विद्यार्थियों को उसके लिखने को कहते हैं। यानी सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्या करेगी, यानी संज्ञा की उदाहरण देते हुए संज्ञा की परिभाषा को विद्यार्थियों को समझाती है और विद्यार्थियों को उसको लिखने को कहती है। विद्यार्थी क्या करते हैं उस समय, विद्यार्थी परिभाषा को समझते हुए कॉपी में संज्ञा की परिभाषा को अंकित करते हैं, लिखते हैं। और विधि कौन सी हुई, व्याख्यान विधि हुई। जैसे मान लीजिए कि मैं उदाहरण के लिए आपको कह रही हूं, या मैं शिक्षक हूं, शिक्षिका हूं, छात्र अध्यापिका हूं, मैंने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये मैंने व्याख्यान विधि के द्वारा कहा, और मैंने उदाहरण दिया कि जैसे राम चला गया, इस वाक्य में राम संज्ञा है, क्योंकि राम क्या है, राम व्यक्ति है। तो ये हमारा प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रस्तुतिकरण में हम आगे बढ़े तो हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, संज्ञा के भेद। यानी अब हमने ये संज्ञा के भेद हम उनको बता रहे हैं। हमने उनको संज्ञा की परिभाषा व्याख्यान विधि के द्वारा बोल दी, और उसमें एक उदाहरण भी दे दिया, और विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखने के लिए कह दिया। दूसरा हमारा जब बिंदु चरण आता है तो वहां है संज्ञा के भेद। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से और उनकी सहभागिता से, सहभागिता हो गया कि वो एक दूसरे के साथ में मिल करके, छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक या शिक्षक और शिक्षिका विद्यार्थियों के सहयोग से और उनकी सहभागिता के साथ संज्ञा के भेदों को बताती है, विद्यार्थियों को समझाती है और साथ ही गतिविधि भी करवाती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक शब्द का प्रयोग करा है, मैंने लिखा है गतिविधि करवाती है, यानी यहाँ क्रिया विधि आ गई है। विद्यार्थी संज्ञा के भेदों को समझते हैं और कॉपी में लिखते हैं तथा गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? हमने संज्ञा की परिभाषा में कहा कि संज्ञा किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान, भाव और गुण के नाम को कहते हैं। यानी अब इसमें एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करके मान लीजिए कि मैंने महात्मा गांधी का चित्र दिखाया और मैंने पूछा कि ये कौन है। विद्यार्थी कहेंगे कि ये बापू है, ये राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी है। और ये क्या हो गई? क्रियाविधि हो गई। और उस क्रियाविधि से वो भेद यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद में हमने दूसरा कहा कि हमने आगरा का ताजमहल दिखा दिया, दिल्ली का हमने मान लीजिए कुतुब मीनार दिखा दिया और हमने पूछा कि ये कहाँ है, तो बताया आगरा में है, दिल्ली में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, तो वो स्थान हो गया। उसके बाद में मान लीजिए कि हमने कहा कि राम बहुत ही मायूस है या सीता बहुत खुश है, तो यहाँ भाव क्या आ गया? खुशी का और मायूसी का भाव आ गया। मान लीजिए कि हमने किसी एक उदास बच्चे की आकृति दिखा दी, एक खिलखिलाते हुए बच्चे की आकृति दिखा दी और हमने दिखा करके पूछा कि कैसे भाव, कौन से भाव प्रदर्शित कर रहा है, तो ये क्रियाविधि हो गई। और इस प्रकार से छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक या शिक्षक और शिक्षिका विद्यार्थियों के सहयोग से संज्ञा के भेद बताएंगे और उन भेदों को समझाएंगे, उनको कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे और विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और ये हमारी हुई क्रियाविधि। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम किस प्रकार से विद्यार्थी संज्ञा को पहचान पाएंगे, क्योंकि प्रथम जो बिंदु था, प्रथम पाठ्य वस्तु थी, उसमें हमने बताया, प्रथम पाठ्य वस्तु में बताया कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, फिर हमने संज्ञा के भेदों के बारे में बता दिया एंड तदुपरांत संज्ञा की पहचान कि बालक या बालिका, छात्र या छात्रा, विद्यार्थी किस प्रकार से शिक्षक और शिक्षिका, छात्र अध्यापक और अध्यापिका के द्वारा बताए गए संज्ञा की पहचान कैसे कर पाएंगे। छात्र अध्यापिका संज्ञा की पहचान को बताते हुए छात्रों से संज्ञा संबंधी प्रश्न पूछती है। छात्र विषय संबंधी ज्ञान को समझते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और ये हमारी हुई प्रश्नोत्तर विधि। संज्ञा की पहचान, मान लीजिए कि हमने पहले चित्र दिखा दिए थे और हमने श्याम पट पर, श्वेत पट पर पहचान कराने के लिए हमने कुछ वाक्य लिखे। पहला एक प्रश्न हमने लिखा या पूछा कि मोहन चला गया। इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है? बालक बताएंगे कि मोहन संज्ञा है। उसके बाद में हमने कहा कि सुमन बहुत ज्यादा उदास है। हमने पूछा कि इसमें जो संज्ञा है वो कौन है, तो वो जो वहां पे दूसरा आ जाएगा, भाव आ जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। हमने तीसरा पूछा कि ताजमहल कहाँ पर स्थापित है, तो वो ताजमहल में स्थान का आपका आगरा का आ जाएगा। पहचान भी आ जाएगा और उत्तर भी आ जाएगा। संज्ञा जो वाक्य है उसके अंदर भी आप संज्ञा को ढूंढ सकते हैं और उसके अलावा प्रश्नों के माध्यम से भी संज्ञा की पहचान कराई जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे बढ़ते हुए जो अगला हमारा पाठ्य वस्तु है उसमें है संज्ञा के उदाहरण। छात्र अध्यापिका बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे बालकों बालिकाओं को सरलता से समझ में आ जाए। छात्र उदाहरण को सुनते हैं, समझते हैं, प्रकरण पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं और ये पुनः हम व्याख्यान विधि में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारा एक चरण चलता है, व्याकरण की जो पाठ योजना हम चलते हैं उसमें हम विभिन्न प्रकार से विभिन्न जो विधियां हैं उनका प्रयोग लेते हैं। जैसे सबसे पहले व्याख्यान विधि, फिर क्रिया विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से एंड पुनः व्याख्यान विधि के माध्यम। ये सारी जो प्रक्रिया या ये एक्टिविटी या ये जो क्रियाकलाप करने के बाद में और आता है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण किसे कहते हैं? आपके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। पाठ जब हम पढ़ाते हैं, चाहे वो व्याकरण है, चाहे गद्य है, पद्य है, उसमें कुछ कठिन शब्द आते हैं जिनको छात्र छात्राएं पहली बार सुनते हैं या थोड़े मुश्किल होते हैं, जो बोलचाल की भाषा में नहीं आते हैं, उनको हम कठिन शब्द कहते हैं। और ये काठिन्य निवारण में शब्द एवं अर्थ दोनों आ जाते हैं। छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक, शिक्षक या शिक्षिका कठिन शब्दों को श्याम पट पर, श्वेत पट पर लिखवाते हैं, लिखते हैं और छात्र कठिन शब्दों की संज्ञा को पूछते हैं। जैसे हमने कुछ कठिन शब्द लिखे जिनमें है मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत,
बुढ़ापा, मिठास, बचपन, सभा, कक्षा, सेना इत्यादि ये श्यामपट्ट पे लिखे हैं। अब इसमें अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो इनके पर्यायवाची भी पूछ सकता है, वो इनके विलोम शब्द भी पूछ सकता है, वो इनका वाक्य में प्रयोग भी करवा सकता है, और वो उनको इन शब्दों के साथ में किसी वाक्य का निर्माण भी करवा सकता है, और जहां पर संज्ञा को चिन्हित किया जा सके। ये सारी जब हमारी क्रिया हो जाती है, जब हमारे चरण हो जाते हैं, तब आता है कि जितना हमने पढ़ाया, जैसे आज हमने व्याकरण शिक्षण में जो हम हिंदी शिक्षण पढ़ा रहे थे, हिंदी शिक्षण में हमारा सबसे पहला जो ये पाठ्य बिंदु था वो संज्ञा की परिभाषा। हमने विद्यार्थियों को संज्ञा की परिभाषा पढ़ाई, उसके बाद संज्ञा के भेद बताए, संज्ञा की पहचान कैसे करेंगे ये बताया, और संज्ञा के उदाहरण बताए और काठिन्य निवारण करवाया। क्या विद्यार्थियों ने जितना हमने कराया उसे आत्मसात कर लिया, वो उन्हें समझ में आ गया? इसके लिए पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया है, बताया है कि पुनरावृत्ति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उचित होता है यदि लपेट श्यामपट्ट पे, जिसे हम रोलर बोर्ड कहते हैं, उस पे छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका, शिक्षक शिक्षक पहले ही बना करके उसे ले जाए। तो वहां पे मैंने जैसे आज इसमें पाठ में प्रश्न पूछा है पुनरावृत्ति में, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सही को चिन्हित करिए। संज्ञा के 2 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है, निम्न शब्दों की संज्ञा बताएं, जैसे चावल, थकावट, जयप्रकाश। जयप्रकाश कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर मैंने पूछा है हिमाचल, हिमाचल कौन सी संज्ञा है? ये हमारा दूसरा आ जाएगा। मिठास कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है ना। तो इस प्रकार से वस्तुवाचक संज्ञा है। चावल क्या है? वस्तुवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अंत में हमें क्या करना है कि अंत में हमें विद्यार्थियों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य में जैसे कि आज इस पाठ योजना के अंत में मैंने गृह कार्य दिया है, संज्ञा किसे कहते हैं अपने शब्दों में परिभाषित करिए। हमें किसी की स्वीट की परिभाषा नहीं देनी है, हमें किसी और की परिभाषा नहीं देनी है, हमें अपनी खुद की परिभाषा, यानी आप क्या समझे संज्ञा से, संज्ञा किसे कहते हैं उसे परिभाषित करिए। और दूसरा प्रश्न जो हमने इसमें दिया है वो हमने दिया है कि निम्नांकित क्रिया से संज्ञा बनाइए। क्रिया हमने कौन कौन सी दी है? खेलना, थकना, लिखना, हंसना, चलना, उड़ना, चढ़ना, खोदना, ये कुछ मैंने क्रिया दी हैं, इनसे संज्ञा बनाइए। तो इस प्रकार से जो व्याकरण की पाठ योजना है उसको चरणबद्ध करते हुए हमने इसको आज प्रस्तुत किया। और ये पाठ योजना कक्षा कक्ष में, अब इसमें आप लोगों को 2 चीज समझने की आवश्यकता है कि जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो 2 प्रकार से दो होते हैं। जब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में हम अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में या अपनी पाठ योजना में बनाते हैं तो वहां हम सारी चीजों को अंकित करते हैं, लिखते हैं। हम वहां सबसे पहले जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहला हमारा ये होगा कि सहायक सामग्री और शिक्षण विधियां कौन सी होगी। उसके बाद में हम लिखेंगे कि उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना के नीचे हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न। और पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों में हम 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे और उनका उत्तर भी साथ में दे देंगे। अगला जब हमारा चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न आएगा तो उस समस्यात्मक प्रश्न के बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन, और उस उद्देश्य कथन में हम आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसकी उद्घोषणा कर देंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आता है, और प्रस्तुतिकरण में हम पहले पाठ्य वस्तु क्या है और अध्यापक क्या करेगा, विद्यार्थी क्या करेंगे और श्यामपट्ट पर क्या कार्य होगा, इसकी एक पूरी टेबल हम बना लेते हैं, इसका पूरा एक खाका हम तैयार कर लेते हैं। और इसके बाद में हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, और पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद में गृह कार्य दिया जाता है। ये तो हो गया कि जब हम अपने
रजिस्टर में, अपनी पुस्तक में, अपनी नोटबुक में जब लिखते हैं तो इस तरह करते हैं। लेकिन जब अध्यापक और अध्यापिका कक्षा में सहशरीर उपस्थित होता है, पढ़ाता है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ, आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ा रही हूँ, तो कक्षा में जाते ही सबसे पहले अध्यापक और अध्यापिका विद्यार्थियों से अभिवादन करेंगे, नमस्कार, सुप्रभात जो भी रहेगा वो करेंगे। उसके बाद श्याम पट और श्वेत पट पर जो अनिवार्य सूचनाएं हैं उनको अंकित करेंगे। अनिवार्य सूचनाओं को अंकित करने के बाद में पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछेंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्ञान से अज्ञान की ओर ला सके। और वो 3-4 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन कक्षा में ये उद्घोषणा अवश्य कर दी जानी चाहिए कि सामूहिक उत्तर नहीं दिए जाने चाहिए। जिस भी विद्यार्थी को उत्तर देना है वह अपना हाथ ऊपर करे और अनुमति ले अध्यापक और अध्यापिका से, फिर उसके बाद अपना उत्तर बोले। इससे अनुशासनहीनता से बचा जा सकता है। और वो उसके बाद में जब हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछ लेते हैं और समस्यात्मक प्रश्न पर आते हैं, तब हम उद्देश्य कथन यानी हम पाठ की घोषणा करते हैं। पाठ की घोषणा करने के बाद जो उप विषय हमने लिखा था वहां पर हम उस उप विषय को अंकित कर देते हैं। और उप विषय होने के बाद में हमने जैसे अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, और प्रस्तुतिकरण में अब आपको देखना होगा कि यदि आप व्याख्यान विधि से कर रहे हैं तो आप बोल करके करेंगे, क्रिया विधि से कर रहे हैं तो कोई एक्टिविटी कराएंगे, कोई प्रयोग करेंगे, फ्लैश कार्ड ले जाएंगे, कोई चित्र ले जाएंगे, कोई वस्तु ले जाएंगे, या कोई खेल के द्वारा कराएंगे, वो करेंगे। प्रश्नोत्तर में आप दोनों कार्य कर सकते हैं। आप मौखिक रूप से भी प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं और आप लिखित रूप से भी ले सकते हैं। और उसके बाद जब आप काठिन्य निवारण करेंगे तो कठिन शब्दों को, पहले केवल कठिन शब्दों को श्याम पट या श्वेत पट पर अंकित कर देंगे। उसके सामने एक तरफ लिख देंगे शब्द और दूसरी तरफ अर्थ। और अब आप उनमें अर्थ भी पूछ सकते हैं, विलोम शब्द भी पूछ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं, समानार्थक शब्द भी पूछ सकते हैं, वाक्य में प्रयोग भी करवा सकते हैं। वो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं तब हम ये देखने के लिए कि जितना आज हमने जितनी सामग्री या जितना अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को पढ़ाया वो उन्होंने कितना ग्रहण करा, इसके लिए पुनरावृत्ति, जितना पाठ पढ़ाया जाता है उसी में से 2-3 प्रश्नों का निर्माण करके पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्नों के बाद में गृह कार्य दे। कभी भी गृह कार्य वो नहीं दिया जाना चाहिए जो विषय की पाठ्य पुस्तकों के पीछे दिया जाता है। गृह कार्य ऐसा दिया जाना चाहिए जिसमें रचनात्मकता हो, जिसमें विद्यार्थी अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके कुछ रचनात्मक कार्य कर सके। और इस प्रकार से हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको आज व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना आप अपने रजिस्टर में, नोटबुक में कैसे बनाएंगे यह आपको भली प्रकार से समझ में आ गई होगी। और कक्ष में यदि आप जाएंगे तो किस प्रकार से आप उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे यह भी आपने समझा होगा। और यदि किसी भी प्रकार का कि आपको कोई भी असुविधा है तो आगे की जो व्याख्यान है उसमें हम इसको करेंगे। एक चीज आप लोगों को अवश्य करनी है कि आज जो पाठ आपने पढ़ाया है, जो हम बार बार में कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, मान लीजिए कि आज संज्ञा पढ़ा रहे हैं और कल हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, तो कल की जो कक्षा है उसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न है वो संज्ञा से जुड़े होने चाहिए। और हमारा जो समस्यात्मक प्रश्न है वो ये हो सकता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। और जब विद्यार्थी निरुत्तर हो जाएंगे तो हम अगली कक्षा में उद्घोषणा कर देंगे कि आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने इसको भली प्रकार से समझा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।